आज हम पढ़ेंगे फंजाई पेजाइज़ा। पेजाइज़ा को कप फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो शक्ल है दिखने में कप जैसी होती है। ये आप देखिए, लकड़ी के लट्ठों के ऊपर भी लगे हुए मिल जाते हैं। ये जो गली हुई लकड़ी है, गलती हुई लकड़ी, उस पर मिलते हैं, या खाद के ऊपर मिल जाते हैं, गोबर पे भी मिल जाते हैं, मिट्टी में भी मिलते हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस होता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये एक प्याले नुमा, तश्तरी नुमा इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये फ्रूटिंग बॉडी होती है इस फंजाई की, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय ये बनती है। फ्रूटिंग बॉडी ये कप्स के आकार के, प्याली के आकार के होते हैं। इनको कहते हैं एस्कोकार्प। तो ये एस्कोकार्प होते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है ये। पिछला वीडियो में हमने एस्कोमाइसिटीज़ का एक मेंबर और पढ़ा था, एस्परजिलस। तो ये दूसरा नहीं बल्कि तीसरा जीनस हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था यीस्ट भी एस्कोमाइसिटीज़ में आता है, वो यूनिसेलुलर फंजाई थी। उसके बाद हमने पढ़ा एस्परजिलस। तो एस्परजिलस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कम होता है और वहाँ जो फ्रूटिंग बॉडी है वो क्लिस्टोथीसियम होती है, बंद होती है। जबकि यहाँ फ्रूटिंग बॉडी ये कप नुमा खुली है, प्याले नुमा, तश्तरी नुमा ओपन है। तो इसके अंदर जो एसाई हैं, एस्कस आपको दिख रही हैं, ये एस्कस एक पूरी लाइन में बनी हुई है, पेलिसेड की तरह से लाइन बना रही हैं। या जैसे एक तरह से, जैसे कोई गेहूं का खेत है तो उसमें गेहूं की बालियां जैसे लगी होती हैं एक साथ एक लाइन में, ऊपर की जो परत है उस पर गेहूं की बालियां लगी हैं। इस तरह से ये जो एस्कस हैं वो सब एक लाइन में, कतार में एक दूसरे के साथ सटी हुई पैरेलल हैं, जिसमें हर एस्कस के अंदर ये काले काले एस्कोस्पोर्स हैं। हर एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। गिनती के ये 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। 8 ऐसे बनते हैं क्योंकि ये मियोसिस के बाद बनते हैं। तो एक जो न्यूक्लियस होता है उसका मियोसिस होता है, उससे 4 न्यूक्लियाई बने और चारों न्यूक्लियाई में फिर एक बार माइटोसिस हो जाता है। तो इस प्रकार 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनते हैं ये एस्कोस्पोर। इसलिए जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसमें मियोसिस हुआ और 4 न्यूक्लियस बने और 4 से माइटोसिस में 8 बन गए। तो हर एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर होते हैं, ना कम ना ज़्यादा। तो ये एस्कस जो हैं पूरी एक कतार में पेलिसेड की तरह से लगी होती हैं, सटी होती हैं। इसको हाइमेनियम लेयर कहते हैं। हाइमेनियम की परत है ये। और हाइमेनियम के नीचे ये जो तंतु हैं ये भी लंबे लंबे दिख रहे हैं, पैरेलल तंतु, ये सब हाइमेनियम है। और सब हाइमेनियम के नीचे फिर ये पेरेनकाइमेटस जैसा टिश्यू दिख रहा है। ये पेरेनकाइमा नहीं होता, स्यूडो पेरेनकाइमा है। पेरेनकाइमा जैसा लगता है, तो आभासी मृदुतक है ये। तो इस तरह से ये जो कप है इसकी ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाइए नीचे वाले डायग्राम में, बी डायग्राम में, और ऊपर वाला डायग्राम है जैसे बाहरी रूप से ऐसे दिखते हैं, प्याले नुमा। तो अब हम देखते हैं पेजाइज़ा की सिस्टमेटिक पोजीशन। तो ये यूमाइकोटा के अंतर्गत आता है। यूमाइकोटा में सेल वॉल होती हैं। मिक्सोमाइकोटा होता है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। तो ये है यूमाइकोटा में। सब डिवीज़न है एस्कोमाइकोटेना। तो एस्कोमाइकोटेना में जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एस्कोस्पोर्स होते हैं और एस्कोस्पोर एस्कस के अंदर बनते हैं। ये एस्कोमाइकोटेना है। एक दूसरी डिवीज़न और होता है बेसिडियोमाइकोटेना। बेसिडियोमाइकोटेना में सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, बेसिडियोस्पोर, और वो बेसिडियोकार्प के ऊपर बनते हैं, एक्सोजीनस होते हैं। जबकि एस्कोमाइकोटेना में जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं वो एंडोजीनस होते हैं और एस्कस के अंदर बनते हैं। तो ये डिफरेंस है एस्कोमाइकोटेना में और बेसिडियोमाइकोटेना में। तो पेजाइज़ा की सिस्टमेटिक पोजीशन है डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटेना, क्लास डिस्कोमाइसिटीज़। डिस्कोमाइसिटीज़ पिछला जो हमने जीनस पढ़ा था वो था एस्परजिलस, वो प्लेक्टोमाइसिटीज़ में आता है। प्लेक्टोमाइसिटीज़ में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो एकदम बंद होती है, उसको क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। जबकि यहाँ पेजाइज़ा में
जो फ्रूटिंग बॉडी है वो ओपन है, प्याले नुमा है, तश्तरी नुमा है। तो इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी में की संरचना में अंतर की वजह से इसको डिस्कोमाइसिटीज़ में रखा है। फिर ऑर्डर है पेजाइजेल्स। पेजाइजेल्स ये सेप्रोफिटिक होते हैं और इसमें जो एस्कस होती है उसमें एक ढक्कन होता है और ढक्कन फिर वो खुलता है, और ढक्कन के खुलने से फिर एस्कोस्पोर्स बाहर निकलते हैं। ये एस्कस जो हैं, एस्कस के ऊपर एक ढक्कन होता है, वो ढक्कन फट से खुलता है और आवाज़ होती है एकदम ज़ोर से, और आवाज़ के साथ स्पोर्स बाहर निकलते हैं। जबकि हमने देखा था पिछले एस्परजिलस में जो बंद क्लिस्टोथीसियम थी उसमें कोई ओपनिंग नहीं होती, ना तो क्लिस्टोथीसियम ओपन होता है, वो भी क्लोज्ड होता है। यानी जो एस्कोकार्प जो फलन का है, फ्रूटिंग बॉडी भी बंद है, यहाँ पे क्या फ्रूटिंग बॉडी भी खुली है। उसके बाद जो एस्कस है, एस्कस में भी ढक्कन है। तो वहाँ एस्परजिलस में फ्रूटिंग बॉडी भी बंद थी, क्लिस्टोथीसियम था, और जो एस्कस है, एस्कस में भी कोई ढक्कन वगैरह कुछ नहीं होता, वो पूरी सड़ती गलती हैं, उसके बाद एस्कोस्पोर बाहर निकलते हैं। तो इसलिए इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन अलग है एस्परजिलस से। यूमाइकोटा, एस्कोमाइकोटिना, डिस्कोमाइसिटीज, पेजाइजेस, फैमिली पेजाइजेसी तथा जीनस पेजाइजा। तो पेजाइजा जीनस को कप फंजाई भी कहते हैं। और इसमें बहुत सारी जातियां हैं, लगभग 100 जातियां इसमें पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से जो कॉमन जो जातियां मिलती हैं, पेजाइजा कॉक्सीनिया, पेजाइजा रिपेंडा, पेजाइजा सिट्रीना तथा पेजाइजा ऑरेंजिया। तो ये जो कप हैं वो अलग अलग रंगों के मिलते हैं, भूरे भी मिलते हैं, काले भी मिलते हैं, कलरलेस भी होते हैं, और एकदम चमकदार लाल और पीले और ऑरेंज कलर के भी एस्कोकार्प होते हैं। ये कप होते हैं अलग अलग स्पीशीज़ में। पेजाइजा का जो थैलस है वो मृतोपजीवी होता है, यानी मृत कार्बनिक पदार्थों पे मिट्टी में, खाद युक्त मिट्टी में या लकड़ी के ऊपर मिलते हैं सामान्य रूप से। कायिक संरचना, इनका जो कवक जाल है वो अत्यधिक शाखित होता है, पट युक्त होता है और कवक तंतुओं से बना होता है, यानी माइसीलियम जो है वो हाइफी से बना होता है और सेप्टेट माइसीलियम होता है। और ये माइसीलियम क्या दिखाई नहीं देता है, ये सबस्ट्रेटम के अंदर होता है। जहाँ भी जो आधार है जिस पे लगा है, चाहे मिट्टी में है, खाद में है या लकड़ी के ऊपर लगा है, तो उसके अंदर घुसा हुआ होता है ये माइसीलियम, वहाँ पूरा जाल फैलाया होता है। और जब माइसीलियम में जब रिप्रोडक्टिव बॉडी बनती है, यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब ये कप जैसी स्ट्रक्चर बनती है जो कि बाहर दिखाई देती हैं। तो ये बाहर जो दिखाई देती हैं वो संरचना शुरू में नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद होती हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है पेजाइजा की कुछ जातियों में, सभी जातियों में नहीं मिलता है, बहुत ही कम होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो 2 प्रकार से हो सकता है, कोनिडिया के द्वारा या क्लेमाइडो बीजाणु के द्वारा। तो कोनिडिया के द्वारा क्या होता है कि जैसे जो सबस्ट्रेटम के अंदर ही माइसीलियम होता है, तो वो थोड़ा सा कहीं कहीं से कुछ शाखाएं उसकी इरेक्ट हो जाती हैं, उदग्र बाहर की तरफ निकलती हैं, कुछ शाखित होती हैं, और उनकी शाखाओं की शीर्ष पर एक कोशिकीय छोटे गोल या ओवल कोनिडियोस्पोर बनते हैं और वो अंकुरित होकर नया माइसीलियम बनाते हैं। इसी प्रकार क्लेमाइडो जो बीजाणु होते हैं ये मोटी भित्ति वाले बीजाणु होते हैं, और ये कोई भी जो हाइफा है उसके बीच में बनते हैं, इंटरकैलरी होते हैं, और फिर वो अलग हो जाते हैं आसपास की सेल से और अंकुरण द्वारा नया माइसीलियम बनाते हैं। तो ये बहुत ही कम तरीका है जनन का, कम ही जातियों में पाया जाता है। अधिकांश जातियों में जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन में भी इसमें कोई लैंगिक अंग नहीं होते, यानी जो पुंधानी और एस्कोगोनिया नहीं बनती है। तो बहुत ही सिंपल प्रकार का है लैंगिक जनन, और अधिकांश जो फंजाई में सिंपल लैंगिक जनन का मतलब वो एडवांस फंजाई है। जितनी प्रिमिटिव फंजाई हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, पुंधानी होती है, एस्कोगोनियम होता है, या और दूसरी स्ट्रक्चर भी होती हैं लोअर फंजाई में। और जैसे जैसे हम हायर फंजाई में जाते हैं ये सेक्स ऑर्गन्स का ह्रास होता जाता है,
सेक्स ऑर्गन ख़त्म हो जाते हैं और सिंपल जो माइसीलियम है, वेजिटेटिव माइसीलियम है, उनमें ही आपस में फ्यूज़न हो जाता है। इसको कहते हैं सोमेटोगेमी। तो सोमेटोगेमी के द्वारा होता है, या कई बार ऑटोगेमी भी होती है। ऑटोगेमी में क्या है कि दो माइसीलियम का फ्यूज़न भी नहीं होता, बल्कि एक माइसीलियम के अंदर ही दो न्यूक्लियाई हैं, वो पास पास आ जाते हैं, वो पेयर बनाते हैं। तो फंजाई में आपने पहले भी पिछले वीडियो में भी आपने देखा है कि यहाँ जो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ जो हायर फंजाई हैं, इनमें एक विशेष बात होती है कि जो दो न्यूक्लियाई पास पास आते हैं उसके बाद उनका फ्यूज़न नहीं होता है तुरंत ही, और डाइकैरियोटिक अवस्था पाई जाती है। तो इस तरह से दो जो केंद्रक हैं वो यहाँ पे आप ये देखिए, ये शुरुआत जो है एस्कोस्पोर है। ये जो डी चित्र है ऊपर आप देखिए, एस्कोस्पोर जो एक अंडाकार जो एक कोशिकीय संरचना है, ये एस्कोस्पोर है। इस एस्कोस्पोर का जर्मिनेशन हुआ, अंकुरण हुआ, और उससे ये माइसीलियम बन गया। ये माइसीलियम मल्टीसेलुलर है, लेकिन यूनिन्यूक्लिएट है। ये हर एक कोशिका में एक एक न्यूक्लियस है। तो इस तरह से ये शाखित माइसीलियम बन जाता है, और इस माइसीलियम की में या तो सोमेटोगेमी होगी, तो दो माइसीलियम की सेल्स आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, या ऑटोगेमी होती है, उसी माइसीलियम की दो जो सेल हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं, यानी इनके बीच की जो पट है वो ख़त्म हो गया। तो ये नीचे वाले चित्र में आप देखिए, जी के बाद जो एच चित्र है, इसमें ये जो दो सेल की मिलके एक सेल बन गई है। तो इस तरह से दो न्यूक्लियाई पास पास आ गए, इनके दोनों की बीच की भित्ति घुल गई है और दो न्यूक्लियाई पास पास आ गए। तो इस तरह से ये डाइकैरियन बन गया। डाइकैरियन बना है, यानी द्विकेंद्र की अवस्था हो गई। द्विगुणित अवस्था नहीं है, डिप्लॉइड नहीं है, अभी यहाँ फ्यूज़न नहीं हुआ है। तो ये जो डाइकैरियन बना, द्विकेंद्र की जो कोशिका बनी, इससे फिर क्या होता है कि एस्कोजीनस तंतु बनते हैं। तो इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलने लग जाती हैं, तंतुओं की शाखाएं निकलती हैं, और ये जो तंतु की जो सारी कोशिकाएं होती हैं वो सब डाइकैरियोटिक होती हैं, यानी हर एक सेल में एक एक पेयर होता है न्यूक्लियस का, दो दो न्यूक्लियस सब सेल में होते हैं। अब ये जो दो दो न्यूक्लियस वाली जो सेल हैं, जो एस्कोजीनस हाइफा जो निकल रहे हैं सभी में, जो कि डाइकैरियोटिक हैं, तो एस्कोजीनस बहुत सारे एस्कोजीनस हाइफा निकलते हैं, और हर एक एस्कोजीनस हाइफा की जो शीर्ष सेल है, जो ऊपर की जो सेल है, उसमें फ्यूज़न हो जाता है उस सेल में। तो उस सेल को कहते हैं एस्कस मदर सेल। तो एस्कस मदर सेल है, उसमें फ्यूज़न होता है और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। जो डाइकैरियोटिक था वो डिप्लॉइड हो गया, यानी जो द्विकेंद्रकी न्यूक्लियस था अब वो द्विगुणित केंद्रक हो गया, यहाँ फ्यूज़ हो गया है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गया, और ये न्यूक्लियस फ्यूज़ होने के बाद ये एस्कस मदर सेल है, ये एस्कस बनाएगी, यानी ये जो कोशिका है ये लंबी होने लग जाती है। अब ये देखिए, आप नीचे जो चित्र में दिखा रखा है, ये लंबी होने लगी, और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। यहाँ हुआ है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में दो न्यूक्लियस बने, फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट में, फिर मियोसिस सेकंड हुआ तो चार न्यूक्लियाई बन गए। ये चार न्यूक्लियाई के बाद इसमें फिर एक माइटोसिस हुआ तो 8 न्यूक्लियस बन गए। ये 8 न्यूक्लियस, तो ये लंबी सी थैलेनुमा संरचना बन जाती है, इसको एस्कस कहते हैं। एस्कस मदर सेल है, वो एस्कस में परिवर्तित हो जाती है लंबी होकर, और उसमें 8 अगुणित केंद्रक होते हैं। तो ये 8 अगुणित केंद्रक, इनके चारों तरफ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है और सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, फिर सेल वॉल भी बन जाती है। तो इस तरह से फ्री सेल फॉर्मेशन के द्वारा 8 एस्कोस्पोर अंडाकार, दीर्घवृत्ताकार, इस तरह के एस्कोस्पोर ये बन जाते हैं। देखिए थोड़े अंडाकार से हैं, लंबे लंबे दीर्घवृत्ताकार हैं। तो ये 8 एक पंक्ति में रहते हैं इस एस्कस के अंदर। अब एस्कस के ऊपर छेद होता है, उस छेद में से फिर ये बाहर निकलते हैं। ये देखिए इस चित्र में दिखाया, ये ऊपर टॉप पे इसमें छेद है, उस जहाँ से ये एस्कोस्पोर निकल रहा है। तो ये इस तरह से ओपरकुलम वाली एस्कस होती हैं, ढक्कन होता है इसके अंदर, और ढक्कन
के साथ विस्फोट से ये सारे एस्कोस्पोर्स बाहर निकलते हैं और हिस की आवाज़ आती है, उस आवाज़ के साथ ये विस्फोट के साथ एस्कोस्पोर्स बाहर निकलते हैं और इतने सारे एस्कोस बीजाणु एक साथ निकलते हैं, एक बादल के रूप में ये निकलते हैं और फिर हवा के द्वारा इनका प्रकीर्णन हो जाता है और फिर ये इनका अंकुरण होता है और ये नया माइसीलियम बना देते हैं। तो ये था एस्कस की लाइफ साइकिल। तो एस्कस का पेजाइजा की लाइफ साइकिल। पेजाइजा का जो माइसीलियम है वो यूनिन्यूक्लिएट है, हैप्लॉइड है और उसमें सोमैटोगेमी या ऑटोगेमी के बाद डाइकैरियोटिक अवस्था आती है और डाइकैरियोटिक अवस्था में बाद में जब फ्यूज़न हो जाता है तो डिप्लॉइड अवस्था आती है। डिप्लॉइड अवस्था बहुत ही टेम्परेरी होती है, एस्कस मदर सेल में होती है और तुरंत ही इसमें फिर मियोसिस हो जाता है और वापस हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो पेजाइजा की लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट होती है। थैंक यू।